जरा सोचिए, एक बड़ी सी कॉर्पोरेट इमारत का वो आलीशान कैबिन, शीशे के दरवाजे हैं, एक भारी भरकम कुर्सी है और उस पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंपनी का सबसे बड़ा टाइटल है, लेकिन बाहर बैठे कर्मचारियों में उसके लिए मतलब कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ एक डर है। लोग उसकी पीठ पीछे दिन गिनते हैं कि यार कब ये बॉस यहां से जाए। और वहीं दूसरी तरफ उसी ऑफिस के कोने में काम करने वाला एक साधारण सा कर्मचारी है जिसके पास कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन जब वो कुछ बोलता है तो पूरी टीम उसकी बात एकदम ध्यान से सुनती है। हाँ, ये बहुत ही आम बात है जो हम अक्सर देखते हैं। बिल्कुल, मतलब मुश्किल समय में लोग सलाह लेने उसी के पास जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैनेजमेंट और मनोविज्ञान की दुनिया में हमेशा से गूंजता रहा है। और आज हम अपनी इस गहन चर्चा में डेल कार्नेगी के उन्हीं कालजयी सिद्धांतों की गहराई में उतर रहे हैं जिन्होंने दशकों से दुनिया को ये समझाया है कि असली शक्ति कुर्सी में नहीं होती बल्कि इंसान के भीतर होती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जो पुराना कमांड और कंट्रोल वाला रवैया था, यानी मैंने कहा है इसलिए तुम्हें ये करना होगा, वो आज की दुनिया में पूरी तरह से खत्म हो चुका है ना? बिल्कुल। और ये विरोधाभास ही दरअसल इस पूरी चर्चा की नींव है। पुराने दौर में जब ज्यादातर काम शारीरिक श्रम वाले होते थे या फैक्ट्रियों में मशीनी तरीके से होते थे, तब शायद डराकर या सिर्फ आदेश देकर काम निकलवाना संभव था। हाँ, क्योंकि तब लोग बस एक पुर्जे की तरह काम करते थे। एकदम सही बात है। लेकिन आज की दुनिया बेहद जटिल है। आज हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी में जी रहे हैं। यहाँ लोग मशीन के पुर्जे नहीं है। आप किसी इंसान के दिमाग को, उसकी रचनात्मकता को डरा कर बाहर नहीं निकाल सकते। डेल कार्नेगी के विचारों का जो सबसे बड़ा निचोड़ सामने आता है वो ये है कि लीडरशिप कोई ऐसा कोट नहीं है जिसे आप ऑफिस आते वक्त पहन लें और जाते वक्त उतार दें। बिल्कुल, ये एक माइंडसेट है, एक जीवन शैली है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कौन हैं, आपका मूल चरित्र क्या है, लोगों के साथ जुड़ने की आपकी नीयत कैसी है। हर इंसान के अंदर एक स्वाभाविक लीडर छिपा होता है। समस्या सिर्फ इतनी है कि हम उस मानसिकता को जगाने के बजाय बाहर की दुनिया में पद और ताकत तलाशते रहते हैं। ये पद और ताकत वाली बात बहुत सटीक है। हम अक्सर बाहर नियंत्रण खोजते हैं, जबकि शुरुआत, मेरा मतलब है शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। मुझे लगता है दूसरों को दिशा दिखाने का दावा करने से पहले एक इंसान को खुद के मन और अपनी भावनाओं की दिशा तय करनी आनी चाहिए। सही कहा, आत्मनियंत्रण सबसे पहला कदम है। हाँ, और अगर मैं इसे एक दृश्य के जरिए देखूं तो यह हवाई जहाज में आपातकाल के उस नियम जैसा है। दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। अगर आप खुद घबराए हुए हैं, आपकी सांसें उखड़ी हुई हैं, तो आप साथ बैठे व्यक्ति की क्या मदद करेंगे? बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। आज की जो डिजिटल दुनिया है, जहाँ हर सेकंड फोन बज रहा है, हजारों ईमेल्स आ रहे हैं और भविष्य की अनिश्चितता हमेशा सिर पर मंडराती रहती है, वहाँ कोई अपना ऑक्सीजन मास्क कैसे पहने? मतलब अपना मानसिक अनुशासन कैसे बनाए रखे? इस मानसिक अनुशासन को साधने के लिए ही डे टाइट कंपार्टमेंट्स का सिद्धांत काम आता है। अगर हम बड़े समुद्री जहाजों की बनावट को देखें तो उनके निचले हिस्से में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। अगर जहाज के एक हिस्से में पानी भर भी जाए तो कप्तान एक बटन दबाकर उस हिस्से को बाकी जहाज से पूरी तरह सील कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि पानी आगे ना फैले और जहाज डूबने से बच जाए। मानव मस्तिष्क को भी बिल्कुल इसी तरह काम करने की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा दो जगहों पर लीक होती है, बीते हुए कल के पछतावे में और आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं में। अरे वाह, ये तो बहुत ही सच बात है ना? जब आप इन दोनों को खुला छोड़ देते हैं तो आपके आज के दिन का जहाज डूबने लगता है। इसलिए मानसिक रूप से अपने आज को एक बंद डिब्बे की तरह सील करना होता है। कल क्या गलती हुई उसे पीछे छोड़े, कल क्या भयानक हो सकता है उस पर ऊर्जा बर्बाद ना करें। सिर्फ इस एक दिन, इन 24 घंटों में जो काम सामने है उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। ये जहाज वाला उदाहरण चीजों को एकदम स्पष्ट कर देता है, यानी ऊर्जा के रिसाव को रोकना है। लेकिन एक बात और है जो मुझे अक्सर परेशान करती है। मान लीजिए किसी लीडर ने अपने दिन को सील कर भी लिया, लेकिन अंदर से वो भयानक तनाव से गुजर रहा है। वो कुछ बोल नहीं रहा, बस अपने काम में लगा है, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ है।
तो क्या बिना कुछ कहे भी मतलब ये तनाव टीम को प्रभावित करता है? 100% करता है। इंसान जैविक रूप से एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, मिरर न्यूरॉन्स। हाँ, अगर एक कमरे में बैठा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति यानी लीडर अंदर से घबराया हुआ है, तो वो कमरे की पूरी हवा को भारी कर देता है। बिना एक शब्द बोले उसकी वो घबराहट पूरी टीम में पैनिक की तरह फैल जाती है। टीम अवचेतन रूप से सोचने लगती है कि अगर हमारा कप्तान ही डरा हुआ है तो जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो मतलब वो तनाव एक वायरस की तरह फैल जाता है। एकदम सही। इसीलिए आत्म देखभाल या अपने स्वयं के तनाव का प्रबंधन करना कोई विलासिता नहीं है। ये आपकी टीम के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक शांत दिमाग ही संकट के समय में स्पष्ट और सुरक्षित निर्णय ले सकता है। और इस शांति को बनाए रखने के लिए जो एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, वो है उत्साह यानी एंथुसियाज्म की भूमिका। रुकिए, मुझे इसी बात पर थोड़ी आपत्ति है। डेल कार्नेगी के विचारों में यह सुझाव दिया गया है कि अगर आप किसी दिन प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हैं या अंदर से बहुत निराश हैं, तो आपको उत्साहित होने का नाटक करना चाहिए। वो जो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, मुझे बहुत ही अजीब और बनावटी लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मतलब अगर मेरी दुनिया उजड़ रही है और मैं अंदर से टूट चुका हूं, तो बाहर से जबरदस्ती मुस्कुराने और ऊर्जावान दिखने का नाटक मैं क्यों करूं? क्या लोग मुझे झूठा या पागल नहीं समझेंगे? आपकी ये आपत्ति बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सतह पर देखने पर ये सच में झूठ बोलने जैसा लगता है। लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझने के लिए हमें महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के सिद्धांत को देखना होगा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले हम कुछ महसूस करते हैं और फिर हमारा शरीर वैसी प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल, यानी पहले खुशी महसूस होते हैं, फिर हम मुस्कुराते हैं। लेकिन विलियम जेम्स ने साबित किया कि यह एक दो तरफा रास्ता है। आपका शरीर भी आपके दिमाग को निर्देश दे सकता है। जब आप जबरदस्ती मुस्कुराते हैं या अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके एक ऊर्जावान आवाज में बात करना शुरू करते हैं, तो आपके चेहरे और शरीर की मांसपेशियां आपके दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। अच्छा, तो क्या दिमाग सच में बेवकूफ बन जाता है? हाँ, दिमाग भ्रमित हो जाता है और सोचता है, अरे ये शरीर तो बहुत खुश और ऊर्जावान लग रहा है, शायद हम सच में खुश हैं। और फिर दिमाग एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे सकारात्मक रसायन रिलीज करना शुरू कर देता है। आप दुनिया से झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप दरअसल अपने ही नर्वस सिस्टम को फिर से कैलिब्रेट कर रहे हैं। धीरे धीरे ये शारीरिक नाटक आपकी असली मानसिक स्थिति बन जाता है। ओह, तो ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये अपनी ही बायोलॉजी को हैक करने का एक तरीका है। ये नजरिया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। और जब ये अंदरूनी ऑक्सीजन मास्क सही से लग जाए, दिमाग शांत हो जाए और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाए, तब चुनौती का दूसरा और सबसे मुश्किल चरण शुरू होता है, दूसरे लोगों के साथ जुड़ना। क्योंकि आप अकेले तो सब कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, बिना टीम के लीडरशिप कैसी? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम दूसरों से जुड़ने की बात करते हैं, तो मुझे अक्सर लगता है कि ज्यादातर लीडर्स संचार को बहुत गलत तरीके से समझते हैं। मुझे एक तुलना सूझ रही है। ऐसा लगता है जैसे ज्यादातर लोग संचार को सिर्फ एक माइक्रोफोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपनी आवाज को तेज करना और अपनी बात दूसरों तक थोपना। लेकिन असल में एक प्रभावी संचारक को एक एंटेना भी होना चाहिए, है ना? ये माइक्रोफोन और एंटेना की तुलना इस पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। दुर्भाग्य से आज के कॉर्पोरेट और सामाजिक परिवेश में माइक्रोफोन वाले लीडर्स की भरमार है। हर कोई सिर्फ आदेश देना और अपनी बात मनवाना चाहता है। सुनना या एक्टिव लिसनिंग आज के समय में एक लगभग लुप्त हो चुकी कला है। हाँ, कोई सुनना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। जब हम डेल कार्नेगी के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि एक बेहतरीन लीडर सबसे पहले एक असाधारण श्रोता होता है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि जब सामने वाला बोल रहा हो तो मैं बस चुपचाप सिर हिलाता रहूं और अपनी बारी का इंतजार करूं? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपनी बारी का इंतजार करना सुनना नहीं है, वो सिर्फ खामोश रहना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है अपनी पूरी बौद्धिक और भावनात्मक क्षमता को सामने वाले के शब्दों पर केंद्रित करना। आपको सिर्फ शब्द नहीं सुनने हैं, आपको उन शब्दों के पीछे छिपे इरादे, उनकी चिंताएं और उनकी भावनाओं को डिकोड करना है। ये तो काफी ऊर्जा मांगने वाला काम लगता है। लेकिन बहुत जरूरी है।
और आज के डिजिटल युग में इसका सबसे पहला कदम बहुत ही व्यावहारिक है। जब कोई आपसे बात करने आए तो अपना फोन पलट कर रख दें या उसे दराज में डाल दें। जब आप अपनी बिना बंटी हुई 100% अटेंशन किसी को देते हैं तो आप बिना एक शब्द कहे ये घोषणा कर रहे होते हैं कि इस वक्त दुनिया में मेरे लिए तुम्हारी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। ये किसी भी इंसान को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ये फोन वाला हिस्सा बहुत चुभने वाला है, क्योंकि हम सब ये गलती रोज करते हैं। हाँ तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ, और नजर स्क्रीन पर होती है। हाँ, और सामने वाला ये महसूस कर लेता है। बिल्कुल। और इसी सम्मान देने वाली बात से मुझे वो सिद्धांत भी याद आ रहा है जिसमें दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने की बात कही गई है। लोगों के नाम याद रखना, उनके परिवार या शौक के बारे में पूछना। लेकिन फिर से मेरे दिमाग में एक शंका है, आज के माहौल में क्या ये सिर्फ एक हथकंडा नहीं बन गया है? लोग कोई किताब पढ़ते हैं और फिर अगले दिन ऑफिस जाके जबरदस्ती लोगों के नाम रटकर उनसे कृत्रिम तरीके से पूछने लगते हैं, और तुम्हारे कुत्ते का क्या हाल है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। और अगर कोई इसे सिर्फ एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो वो बहुत बुरी तरह विफल होगा। क्यों? लोग पकड़ लेते हैं क्या? बिल्कुल पकड़ लेते हैं। इंसान विकासवादी दृष्टिकोण से खतरे को पहचानने में माहिर होते हैं। हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली रडार होता है जो बनावटीपन और झूठी हमदर्दी को मीलों दूर से पकड़ लेता है। अगर आपकी नीयत में खोट है, अगर आप सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए किसी के परिवार का हाल पूछ रहे हैं, तो सामने वाले का अवचेतन मन तुरंत उसे भाप लेगा। मतलब नीयत साफ होनी चाहिए। हाँ, सच्ची दिलचस्पी का मतलब है कि आप सच में ये मानते हैं कि हर इंसान के पास आपको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ है। जब ये दिलचस्पी प्रामाणिक होती है तभी वो विश्वास का वो मजबूत पुल बना पाती है जिस पर चलकर कोई भी मुश्किल बातचीत की जा सकती है। मुश्किल बातचीत से मुझे याद आया, जब लोग साथ काम करेंगे तो असहमति और विवाद तो होंगे ही। ऐसे में एक लीडर उन विवादों को कैसे सुलझाए बिना रिश्ते को खराब किए? यहीं पर सहानुभूति यानी एम्पैथी का सबसे बड़ा परीक्षण होता है। जब कोई हम पर हमला करता है या हमारे विचारों से असहमत होता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? बचाव करना। हाँ, हम तुरंत अपनी ढाल उठाते हैं और पलटवार करने के तर्क सोचने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन डेल कार्नेगी का सिद्धांत कहता है कि यहीं आपको रुकना है। पलटवार करने के बजाय खुद को मानसिक रूप से सामने वाले की जगह पर रखें। ये सोचने की कोशिश करें कि अगर मैं इसकी जगह होती, इसके अनुभव और इसकी जानकारी के साथ, तो क्या मैं भी ऐसा ही महसूस नहीं करती? तो इससे क्या होता है? क्या सामने वाला अपनी जिद छोड़ देता है? जिद छोड़ने से पहले एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। जब आप सामने वाले के नजरिए को वैध ठहराते हैं, जब आप कहते हैं कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, और तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती, तो अचानक सामने वाले के दिमाग का जो डिफेंस मोड है वो बंद हो जाता है। अरे वाह, मतलब उसकी ढाल भी नीचे आ जाती है। एकदम सही। उसे लगता है कि अरे ये व्यक्ति तो मुझ पर हमला ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे समझ रहा है। और जैसे ही वो बचाव की दीवार गिरती है, वैसे ही असल रचनात्मक संवाद शुरू होने की जगह बन जाती है। ये कमाल का नजरिया है। यानी विवाद को जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि उस रक्षात्मक दीवार को गिराओ। अब तक हमने खुद को संभालना और लोगों के साथ जुड़ना समझ लिया, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें करने और अच्छे रिश्ते बनाने से तो कोई कंपनी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चलता। काम तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ, असली चुनौती तो काम पूरा करना ही है। तो इस विश्वास को लेकर एक पूरी टीम को किसी साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित कैसे किया जाए? मुझे याद है पुराने जमाने में कहावत होती थी कि अगर किसी से काम करवाना है तो उसके नीचे आग लगा दो, यानी उसे डरा दो कि नौकरी से निकाल देंगे। नीचे आग लगाना बनाम अंदर आग जलाना। ये लीडरशिप के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। जब आप किसी कर्मचारी के नीचे आग लगाते हैं, उसे नौकरी जाने का या बेइज्जती का डर दिखाते हैं, तो वो क्या करेगा? वो बस बचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, वो सिर्फ उतना ही काम करेगा जिससे उसकी नौकरी बच जाए। वो अपना न्यूनतम देगा। वो कोई नई सोच या रचनात्मकता लेकर नहीं आएगा, क्योंकि डरा हुआ दिमाग रचनात्मक नहीं हो सकता। इसके विपरीत अंदर आग जलाने का मतलब है प्रेरणा, और प्रेरणा सिर्फ एक चीज से आती है, अर्थ यानी मीनिंग। इसे किसी व्यवहारिक उदाहरण से समझा सकते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत भारी शब्द लगता है। चलिए एक पुरानी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 3 मजदूर ईंटें जोड़ रहे हैं। आप पहले से पूछते हैं क्या कर रहे हो? वो चिढ़कर कहता है दिखता नहीं, ईंटें जोड़ रहा हूँ,
रोजी रोटी कमानी है। हाँ, ये तो आम जवाब है। फिर आप दूसरे से पूछते हैं, वो कहता है मैं एक दीवार बना रहा हूँ, ये मेरा पेशा है। ये थोड़ा बेहतर है। लेकिन जब आप तीसरे मजदूर से पूछते हैं तो उसकी आंखों में एक चमक होती है और वो कहता है मैं एक भव्य मंदिर बना रहा हूँ जहाँ सदियों तक लोग शांति और सुकून खोजने आएंगे। क्या बात है। तीनों का काम तो एक ही है, बिल्कुल। तीनों का शारीरिक काम बिल्कुल एक समान है, लेकिन तीसरे व्यक्ति की उत्पादकता, उसका जुनून और उसकी काम की गुणवत्ता बाकी दोनों से बहुत अलग होगी। एक बेहतरीन लीडर वो है जो अपनी टीम के उस व्यक्ति को भी, जो शायद दिन भर सिर्फ एक्सेल शीट में डेटा एंट्री कर रहा है, ये दिखा सके कि उसका वो छोटा सा डेटा कंपनी के उस बड़े प्रोजेक्ट को कैसे सफल बना रहा है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदलेगा। तो मूल रूप से आप उन्हें ईंटों के पार वो मंदिर दिखा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ बड़ा विजन दिखाना काफी है? क्योंकि कई बार बहुत बड़ा लक्ष्य देखकर लोग डर भी जाते हैं। बहुत सही बात पकड़ी आपने। सिर्फ एक विशाल लक्ष्य दिखाना लोगों को लकवाग्रस्त भी कर सकता है। इसीलिए उस बड़े विजन को छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों में तोड़ना जरूरी होता है, ताकि उन्हें जीत की आदत पड़े। हाँ, जब एक टीम कोई छोटा लक्ष्य पूरा करती है तो उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, उन्हें जीत का स्वाद मिलता है और ये छोटी छोटी जीतें एक गति पैदा करती हैं जो टीम को मुश्किल समय में भी आगे धकेलती रहती है। इसके साथ ही एक और बड़ी रुकावट जिसे दूर करना होता है वो है साइलो की मानसिकता। जब टीम के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से कटे रहते हैं, एक लीडर का काम इन दीवारों को गिराकर ऐसा माहौल बनाना है जहां सहयोग स्वाभाविक रूप से हो। लेकिन जब हम सहयोग की बात करते हैं, टीम वर्क की बात करते हैं, तो चलिए थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। मान लीजिए आपने वो बड़ा लक्ष्य भी दिखा दिया, सब मिलजुल कर काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर टीम में किसी से एक बहुत बड़ी भयानक गलती हो जाती है, जो कि होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। किसी ने कोई सर्वर डाउन कर दिया या कोई ऐसा फैसला ले लिया जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अब थ्योरी में तो आप कह सकते हैं कि शांत रहना चाहिए, लेकिन एक आम इंसान को तो भयंकर गुस्सा आएगा। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में एक लीडर कैसे रिएक्ट करे कि नुकसान भी सुधर जाए और टीम का मनोबल भी हमेशा के लिए न टूट जाए? लीडरशिप की असली अग्नि परीक्षा ऐसे ही संकट के क्षणों में होती है। शांत पानी में तो कोई भी छाछ चला सकता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो डेल कार्नेगी का सबसे गहरा सिद्धांत सामने आता है, इंसान का सम्मान यानी डिग्निटी। एक लीडर को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान के लिए उसका आत्मसम्मान उसकी जिंदगी से भी बढ़कर होता है। मतलब गुस्से में भी उस सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है? एकदम सही। जब नुकसान होता है तो गुस्सा आना इंसान की फितरत है, लेकिन उस गुस्से का सार्वजनिक प्रदर्शन तबाही ला सकता है। यहाँ आलोचना और सुधार का एक सुनहरा नियम है जिसे हर लीडर को पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। वो नियम क्या है? और सार्वजनिक रूप से डांटने में इतना बड़ा खतरा क्या है? नियम ये है कि तारीफ हमेशा सबके सामने चौक पर खड़े होकर करें और आलोचना हमेशा अकेले में बंद दरवाजे के पीछे करें। जब आप किसी कर्मचारी को उसकी गलती के लिए पूरी टीम के सामने डांटते हैं तो आप दरअसल उसकी गलती नहीं सुधार रहे होते, आप उसका सरेआम कत्ल कर रहे होते हैं। बाप रे, ये तो बहुत कड़ा शब्द है। लेकिन ये सच है। न्यूरोलॉजी के हिसाब से जब किसी का सार्वजनिक अपमान होता है तो उसका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, उसका अमिगडाला हावी हो जाता है और लॉजिक वाला हिस्सा बंद हो जाता है। अच्छा, तो वो कुछ सीख ही नहीं पाता उस समय? बिल्कुल नहीं। आप जो सबक उसे सिखाना चाह रहे हैं वो तो उसके दिमाग तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो सिर्फ अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। इसके बाद वो इंसान डर के मारे काम तो करेगा, लेकिन वो आपके लिए अपनी वफादारी और अपना असली समर्पण हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसके उलट जब आप उसे अकेले में बुलाकर शांति से, बिना उसकी नियत पर शक किए उसकी गलती पर बात करते हैं तो वो इसे सुधार के एक अवसर के रूप में लेता है। ये अमिगडाला वाला पॉइंट बहुत ही तार्किक है। इंसान जब डरा हुआ या शर्मिंदा होता है तो वो कुछ सीख नहीं सकता। लेकिन तब क्या हो जब गलती खुद उस लीडर से हो जाए, क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान है। अक्सर मैंने देखा है कि बॉस लोग अपनी गलती छुपाने या दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। पुराने दौर के कमांड एंड कंट्रोल मॉडल में माना जाता था कि लीडर को हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए, वरना लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। हाँ, एक इमेज बनाए रखनी होती थी। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान और कार्नेगी के सिद्धांत बताते हैं कि भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी दरअसल एक बहुत बड़ी ताकत है। जब लीडर से कोई गलती हो तो उसे तुरंत बिना किसी बहाने के और सबसे पहले अपनी गलती मान लेनी चाहिए।
जब आप कहते हैं मुझसे ये भारी चूक हुई है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, तो चमत्कार होता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? टीम को लगता है कि हमारा लीडर न केवल ईमानदार है, बल्कि वो खुद को भी उसी पैमाने पर तौलता है जिस पर हमें। इससे विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। तो गलतियों को संभालने का तरीका तो स्पष्ट हो गया, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो जो आपने कहा कि तारीफ सबके सामने करो, उसमें भी मुझे एक पेंच नजर आता है। कई बार लीडर्स इतनी ज्यादा और इतनी नकली तारीफ करने लगते हैं कि वो पूरी तरह से चापलूसी या फ्लैटरी लगने लगती है। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। लोग आपस में मजाक उड़ाते हैं कि बॉस तो बस मक्खन लगा रहा है। इस खोखली तारीफ से कैसे बचा जाए? खोखली तारीफ और सच्ची प्रशंसा के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर होती है, और वो लकीर है विशिष्टता, यानी स्पेसिफिसिटी। चापलूसी हमेशा गोलमोल और सामान्य होती है। अगर आप बस इतना कहते हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम तो हमारी कंपनी के स्टार हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये खोखला है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसके बजाय अगर आप कहते हैं कल क्लाइंट मीटिंग में जब तुमने उस मुश्किल सवाल का जवाब अपने उस डेटा एनालिसिस के साथ दिया था, तो उसने पूरा खेल पलट दिया। तुम्हारी उस छोटी सी तैयारी ने हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है। जब आप इस तरह किसी विशिष्ट काम की तारीफ करते हैं, तो सामने वाले को पता चलता है कि आपने सच में उसके काम पर ध्यान दिया है। ये सच्ची प्रशंसा है और यही लोगों के दिलों में उतरती है। ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात, एक बेहतरीन लीडर कभी शिकायतों से नहीं घबराता। वो हर शिकायत को उस सिस्टम में सुधार करने का एक मुफ्त ऑडिट के रूप में देखता है। बहुत खूब। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, चाहे वो दिन को सील करके अपने खुद के मन को शांत रखना हो, विलियम जेम्स के सिद्धांत से ऊर्जा पैदा करना हो, फोन अलग रखकर किसी की बात को पूरी गहराई से सुनना हो, ईंटें जोड़ने वाले को मंदिर बनाने का विजन देना हो, या फिर बंद दरवाजे के पीछे किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उसे सुधारना हो, तो एक बात बहुत ही साफ उभर कर आती है। वो क्या? ये कोई मैनेजमेंट के ट्रिक्स या फॉर्मूले नहीं है। ये असल में लोगों की सेवा करने का एक तरीका है। लीडरशिप का सबसे शुद्ध रूप यही है कि आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ ऐसा जोड़ें, उन्हें वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और वो प्रेरणा दें, जिससे वे अपने काम का और अंततः खुद का सबसे बेहतरीन रूप बन सकें। और ये सब किसी कुर्सी या टाइटल से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी सोच और हमारे आचरण से शुरू होता है। मैं आपके इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ। एक सच्चा लीडर दरअसल उस मिट्टी की तरह होता है जो खुद तो शायद नजर ना आए, लेकिन वो उस पूरे पेड़ को जड़ से मजबूती देता है। जब आप लोगों में बिना किसी स्वार्थ के निवेश करते हैं, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, तो जो सफलता मिलती है वो सिर्फ एक तिमाही की बैलेंस शीट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात है। तो इस पूरी चर्चा और इन तमाम मनोवैज्ञानिक पहलुओं को खंगालने के बाद मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, जो मैं हम दोनों के लिए और हर उस इंसान के लिए छोड़ना चाहता हूं जो इसे महसूस कर रहा है। हमने बात की कि लीडरशिप महज एक रवैया है जो हमारे आचरण में झलकता है। तो जरा शांति से इस पर विचार करें। जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जब हमारे काम की कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, कोई हमें जज करने वाला नहीं होता, तब हम अपने उस इनर लीडर यानी अपने भीतर के उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या अकेलेपन के उन क्षणों में भी हम खुद को उतनी सहानुभूति, स्पष्टता और सम्मान के साथ लीड करते हैं जितनी हम बाहर की दुनिया से उम्मीद करते हैं? क्योंकि अंततः बाहर की किसी भी टीम को लीड करने से पहले हमें अपने भीतर बैठी उस आवाज को सही दिशा देनी होती है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।